साथियों, आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पे आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैं बड़ी बेबाकी से ये कहना चाहता हूं कि भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां साइलेंट हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां वायलेंट हैं। इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर साइलेंट एंड इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर वायलेंट। साथियों, 2004 से लेकर 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, 10 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मात्र 112 जगह रेड करी, लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3100 जगहों पर रेड करी। और सिर्फ यह नहीं, जितने मुकदमे सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ सालों में नेताओं के खिलाफ करे हैं, उसमें से 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। 95% ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड बाय सीबीआई एंड ईडी आर अगेंस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द ऑपोजिशन। यानी कि द्वेष की भावना से, बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पे छोड़ा जाता है। और खास तौर पे जब से इंडिया का गठबंधन हमारा बना, एक मजबूत गठबंधन बना जिसमें भारत देश की 135 करोड़ आबादी समा रही है, देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता साथ आए देश को बचाने के लिए। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से इन एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं, कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहां रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना अंदर, कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है। साथियों, आज अगर इन केसों से मुक्ति किसी भी नेता को पानी है तो वो भाजपा ज्वाइन कर सकता है, या किसी भी नेता की पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को इन सारे मुकदमों से निजात पानी है तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लोगे, ये सारे मुकदमे आपके बंद हो जाएंगे। और इसके कई उदाहरण हैं। असम के एक बड़े नेता, बंगाल के एक शारदा चिटफंड में अक्यूज माने जाने वाले बड़े नेता, इरिगेशन स्कैम वाले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। ईडी सीबीआई ने जांचें करी, लेकिन उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, सारे मुकदमे बंद हो गए। तो यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। यह आज देश की वास्तविकता, इस देश के लोकतंत्र की सच्चाई है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के मुकदमों पे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो इन लोगों ने दुनिया जहां के झूठे आरोप लगाए,
हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। एक फूटी कौड़ी उस पूरे केस में बरामद नहीं हुई, ना मिली, क्योंकि कुछ गलती थी नहीं, कुछ घोटाला था ही नहीं, तो क्या मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप लगाकर जेल के पीछे रखने की कोशिशें करी गई। एक फूटी कौड़ी आज तक कभी एक एजेंसी को नहीं मिली। 1000 जगहों से ज्यादा जगहों पर रेड हो गई, एक नया पैसा नहीं मिला, घोटाला हुआ ही नहीं तो क्या मिलेगा। हमारे नेता संजय सिंह जी, जो सबसे मजबूती से अगर कोई भाजपा का विरोध करता है, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, आज उस विरोध की सजा संजय सिंह जी को भाजपा ने दी और सलाखों के पीछे डाल दिया मनगढ़ंत आरोप लगाकर। अब इसी प्रकरण में आज हमारे दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधायक, जो कई बार विधायक रहे, अमानतुल्ला खान साहब, ओखला विधानसभा से हमारे विधायक हैं, उन पर सुबह से ईडी की छापेमारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही। मैं पहले आपको साफ कर दूं और पूरे फैक्ट्स लेकर आया हूं, आज तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। जिस विधायक पर, आम आदमी पार्टी के जिस विधायक पर आज रेड चल रही है, इसी मसले में हमारे इस विधायक को पिछले साल सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था एक एजेंसी द्वारा, जिस एजेंसी का नाम है ACB, एंटी करप्शन ब्रांच। यानी कि कोई एक कथित अपराध हुआ जिसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगा विस्तार से, और उस कथित अपराध के चलते ACB ने उन्हें पिछले साल सितंबर में 16 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया और कहा मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, मुझे बेल दी जाए। तो उसी महीने 28 सितंबर को कोर्ट ने हमारे विधायक अमानतुल्ला खान साहब को बेल दे दी और उन्हें छोड़ते हुए जो ऑर्डर कोर्ट ने पढ़ा है, मैं शब्द पर शब्द वो सारे कोर्ट द्वारा दी गई ऑर्डर में जो रेलेवेंट पैराज है आपके सामने रखूंगा, ताकि आप समझ जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस प्रकार से कोर्ट ने अमानतुल्ला खान साहब को रिहा करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच की खिलाफ टिप्पणियां करी, उन्हें कोसा और यहां तक कि उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, यह गलत मुकदमा आप लोग करके इस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए। लेकिन सजा सिर्फ इसलिए दी गई अमानतुल्ला खान साहब को बीजेपी द्वारा उन पर रेड कराकर आज, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मैं साफ तौर पे बता दूं कि कोर्ट ने पिछले साल इसी मुकदमे में, जिस मुकदमे में आज अमानतुल्ला खान साहब पे ईडी की छापेमारी चल रही है, इसी मुकदमे में इसी कथित अपराध के लिए कोर्ट ने क्या कहा वो आप मेरी जुबानी सुनिए। मैं कोर्ट के रेलेवेंट पैराज आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पहला कोर्ट कहता है पैरा 45 में, ये लोअर कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर की तारीख है 28 सितंबर 2022। उनको रिहा करते हुए कोर्ट कहता है द फर्स्ट एलिगेशन which is made against the accused with regard to recruitment of 32 contractual employees। भाई आरोप लगाया गया कि इस एमएलए, इस विधायक ने, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने 32 ऐसे लोगों को अपने यहां नौकरी दे दी जिन्हें नौकरी नहीं देनी चाहिए थी, और उन्हें पगार दे दी, सैलरी दे दी जो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। कोर्ट आगे कहता है there is no material on record to show that these employees had withdrawn their salary from the Waqf fund without doing any work, or they were not qualified for the job. It has also come on record that previously also the Delhi Waqf board had recruited employees without there being any rules and regulations. कोर्ट कहता है आपका यह आरोप निराधार है। आज से पहले भी लोगों की भर्तियां हुई वक्फ बोर्ड में, और यह आरोप लगाना कि इन लोगों को गलत पगार दी गई, इन्होंने वो पगार बैंक से विड्रॉ कर चेयरमैन को दे दी, रिश्वत दे दी, ये गलत है और इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है। कोर्ट आगे कहता है देयर इज पैरा 47 में देयर इज नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो
that any bribe was paid by any of the employees in securing a job. यानी कि आपके पास कोई सबूत नहीं है यह आरोप लगाने का कि रिश्वत देकर नौकरी ली गई। कोर्ट आगे कहता है, सेकेंडली द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड is of grant of tenancies by the accused at a lower rate of rent which resulted in a loss of exchequer. कोर्ट कहता भाई आपका दूसरा आरोप है कि इस शख्स ने, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड की कुछ संपत्ति को बहुत कम किराए, सस्ते किराए पर चढ़ा दिया और सरकार का नुकसान हो गया उससे। कोर्ट कहता मैंने इस मसले में सारे सबूत पढ़े और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, पैरा 49 में, from the said document it is apparent that the tenancies have been created at a higher rent than the reserve price and also the rent is higher than the previous rent being taken. Therefore it is prima facie shown that no loss to exchequer has been caused with regard to creation of tenancies pertaining to वक्फ property. कोर्ट कहता है आपका यह आरोप झूठ है, गलत है। जो मार्केट रेट रेंट का है उससे कहीं ज्यादा रेंट पे इन प्रॉपर्टीज को चढ़ाया गया, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ और आपका यह आरोप भी निराधार है। कोर्ट आगे कहता है, देयर इज नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट लॉस हैज बीन कॉज टू द एक्सचेकर। आपके पास कोई सबूत नहीं है यह कहने के लिए कि सरकार को रत्ती भर पैसे का भी नुकसान हुआ इस केस में। इसके बाद आगे कहता है कोर्ट, there is no material on record to show that any contractual employee after withdrawing the salary amount has repaid to the concerned person. No material on record to show that the contractual employees were paid salaries without performing duties. और अंत में कोर्ट कहता है, from the aforesaid discussion it can be prima facie held that the allegations against the accused are not grave and not serious in nature. यानी कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप ना संगीन है ना गंभीर है। फर्जी सा मुकदमा करके ले आए हो, मैं इनको बेल देता हूं, इनको रिहा करता हूं। एंटी करप्शन ब्रांच को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने हमारे पार्टी के विधायक जिनके घर पर आज ईडी की छापेमारी चल रही है उनको रिहा कर दिया, उनको बेल दे दी। अब इस देश की विडंबना देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप आक्रमण देखिए। एक एजेंसी ने पकड़ा, कोर्ट ने फटकार लगाकर रिहा कर दिया। अब उसी मुकदमे में इन्होंने दूसरी एजेंसी को भेज दिया, कल को सीबीआई भेज देंगे, परसों इनकम टैक्स भेज देंगे, उसके बाद रॉ भेज देंगे। ये तो रोजाना कोई नई एजेंसी एक ही कथित अपराध में भेजे जाएंगे जिस मसले में कोर्ट पहले ही एजेंसी को फटकार लगाकर अभियुक्त को बेल दे चुका है, रिहा कर चुका है। इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हो क्या रहा है, यह आज इस बेल ऑर्डर और इस ईडी की छापेमारी के जरिए आपके सामने रखना चाहूंगा। कोर्ट आगे कहता है अंत में, accused has attended the previous 20 cases in which he has been discharged or acquitted, which also shows that he has submitted himself to the process of law. There is no chance of tampering of evidence and therefore we give bail to the concerned accused. यानी कि ना ही कोई ऐसा लगता है कि ये एविडेंस से छेड़छाड़ करेंगे। पुराने मुकदमे इन पर जब जितने हुए उन सब में इन्हें रिहा कर दिया गया, ये कोर्ट के सामने पेश हुए, अदालत के सामने आए, तो हमें नहीं लगता कि इनको सलाखों के पीछे रखना चाहिए, इनको हम बेल देते। आज इसी मुकदमे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इसी झूठे मुकदमे में जिसमें एक कोर्ट इन्हें रिहा कर चुका है, आज इसी मुकदमे में ईडी इन पर रेड कर रही है। यह है एजेंसियों का और भाजपा का असली चेहरा जो जनता के सामने आना चाहिए। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसियों के आक्रमण से डरती नहीं है। सच्चाई, धर्म और ईमानदारी आम आदमी पार्टी के खेमे में है और अंत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि एक नहीं 1000 कोशिशें भाजपा कर ले, जिस मर्जी नेता को आम आदमी पार्टी के पकड़ के
जिस मर्जी अपराध में, कथित अपराध में जेल में डालने का प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की होगी। और जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एजेंसियों द्वारा एक घबराई हुई भाजपा का आक्रमण बढ़ता रहेगा। न जाने कितने नेताओं पर गाज गिरेगी, लेकिन हम भगत सिंह के चेले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, डट कर सामना करेंगे, डट कर लड़ाई लड़ेंगे। संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, बीजेपी ने ऑडियो जारी किया, आरोप लगाए कि जो जांच के घेरे में आम आदमी पार्टी के नेता, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है पार्टी की तरफ से कि आपको झूठ बोलना है, जब जांच एजेंसियां सवाल करेगी। बीजेपी के बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों पर मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब देने की भी कोई खास आवश्यकता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि बीजेपी के इन बयानों को बहुत गंभीरता से ना लिया जाए। कोई और विषय जिस पर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित कोई विषय हो तो आप पूछ सकते हैं। एक मैं और विषय के बारे में इस प्रेस वार्ता में चर्चा करना चाहूंगा। आज सुर्खियों में भी आप में से कई लोगों ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी करी। वो है राज्यसभा द्वारा, सरकार द्वारा मुझे आवंटित किया गया निवास स्थान, मेरा घर, जिसे द्वेष की भावना से भाजपा के कहने पर मुझसे छीन लिया गया है, मुझसे रद्द करने की कार्रवाई चल रही है, छीनने की कार्रवाई चल रही है। पहले तो मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि ये 4 कमरे के सरकारी घर से छीनने की, 4 कमरे के सरकारी घर को छीनने की इस कार्रवाई के चलते देश भर के लोगों का खूब प्यार मुझे मिल रहा है। लोग फोन कर मुझे सांत्वना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 4 कमरे का सरकारी घर छीनने के इस प्रयास में एक परमानेंट जगह लोगों के दिलों में मेरे लिए जरूर इस पूरे प्रकरण से बन गई। पहले तो मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये जो निवास स्थान मुझे दिया गया, जो देश के हर सांसद को दिया जाता है, वो राज्यसभा सचिवालय देता है। जो मेरा निवास स्थान है, ऐसे ही 4 कमरों का निवास स्थान न जाने कितने दर्जन राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के पास है। लेकिन पहले मुझे संसद से निकाला गया, फिर मुझे घर से निकालने की कार्रवाई चल रही है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि मुझे संसद से तो निकाल दिया, मुझे घर से भी निकाल दोगे, लेकिन क्या मुझे देश के लोगों के दिलों से निकाल पाओगे? जितना प्यार, जितना समर्थन, जितना आशीर्वाद देश के कोने कोने से लोग फोन करके, चिट्ठी लिखकर, ईमेल लिखकर, व्हाट्सएप भेजकर मुझे दे रहे हैं, मैं देश की जनता का आभारी हूं उनके उस प्यार के लिए। ये लड़ाई किसी मकान या किसी संपत्ति की नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। जब मन चाहा किसी सांसद को सस्पेंड कर दी, जब मन चाहा किसी सांसद का घर छीन लिया, जब मन चाहा विपक्ष के किसी नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया, जब मन चाहा किसी के घर पे रेड डाल दी। जिस प्रकार से इस देश में लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है, एक लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है, उस खतरे के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस देश को बचाने की लड़ाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, हम हर वो संभव दरवाजा खटखटाएंगे, अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। और देश को बचाने की इस लड़ाई में 1 नहीं, 10 नहीं, ऐसे 100 घर कुर्बान करता हूं, लेकिन इस लड़ाई को अवश्य लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, अंत तक लड़ाई लड़ूंगा। अपने सस्पेंशन को लेकर भी लड़ाई लड़ूंगा, अपने सरकारी अस्थाई निवास के संदर्भ में जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर लड़ाई लड़ूंगा, और हर संभव प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद करके बीजेपी की इस तानाशाही के खिलाफ अपनी बात रखूंगा। अंत में मैं बस इतना कह दूं कि मामला दिल्ली हाईकोर्ट के विचाराधीन है, तो मैं बहुत ज्यादा मेरिट्स ऑफ द मैटर पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि ये घर राज्यसभा सचिवालय द्वारा दिया गया था।
राज्यसभा सचिवालय से मैंने कोई जोर जबरदस्ती से छीन के तो लिया नहीं था। जिस प्रकार से तमाम सांसदों को एक उनकी राइट ऑफ अकोमोडेशन के तहत निवास स्थान दिया जाता है, वैसे मुझे भी दिया गया था। लेकिन शायद संसद भवन के भीतर मेरी मुखर आवाज और मेरी बुलंदी से दिए गए भाषणों से परेशान होकर पहले मुझे संसद से निलंबित कर दिया, अब मेरा मकान छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं बीजेपी से कि मैं डरने वाला नहीं हूं, शहीद आजम भगत सिंह का चेला हूं, अंत तक लड़ाई लड़ूंगा, तुम्हारे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और इस लड़ाई में एक घर नहीं 100 घर कुर्बान करने पड़े तो 100 के 100 घर भी कुर्बान करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।